एंड सर आई बुल। आई बुल भी देख लेते हैं। देखो, आई बुल के अंदर और LIC हाउसिंग के अंदर कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो आपको पता ही है। अभी जिस तरह से LIC हाउसिंग ने ब्रेकआउट दिया है, वैसा ब्रेकआउट अभी ये यहाँ पर आप देखिए, मैंने जो रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, अभी तक उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रीच नहीं किया है। तो जो ब्रेकआउट हमको LIC हाउसिंग पे दिखाई पड़ा है, वो ब्रेकआउट इंडिया बुल के अंदर अभी नहीं आया है। और ये वाली जो पर्टिकुलर वीकली डोजी थी, इसके ऊपर का लेवल मान के चलिए, ब्रेकआउट इसके ऊपर कंफर्म होगा। तो इंडिया बुल अभी LIC हाउसिंग के मुकाबले में कमजोर है। डेली चार्ट पे भी देखो, ये यहाँ से प्राइस रिजेक्शन के बाद ये नीचे आया हुआ है। तो ये जब भी इस पॉइंट को हिट करेगा, यहाँ से एक बार फिर वो रिएक्ट करके नीचे आएगा। तो अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस जो हमने LIC में ब्रेकआउट देखा है, वो अभी इंडिया बुल हाउसिंग में नहीं आया है। सर इसके अंदर जो ये आपने 250 बनाया लाइन, यहाँ पे टेस्ट करके अगर रिट्रेस होता है और यहाँ से अपने नीचे से ये जो डोजी टाइप या हैमर टाइप कैंडल बनाया है, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो वहां पे अगर आके रिट्रेस होके वापस कोई कैंडल बनती है तो अपने उसको बाई कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, वैसे वही तरीका है बाई करने का, कोई दूसरा तरीका और तो है नहीं। तो लेकिन अब बात ये है कि भाई ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो किस रुख से जाएगा, किस हिसाब से जाएगा, ये यहीं पे आके हो सकता है कि एक बार इसको रिटेस्ट करके 4-5 दिन यहीं साइडवेज हो जाए। तो वो सारी बातें तो भविष्य के गर्भ में है ना, क्योंकि यहाँ पे यस हमको ये पता है कि यहाँ ये रेजिस्टेंस है, लेकिन वो रेजिस्टेंस कैसे रिएक्ट करेगा, वो इसको नीचे फेंक देगा या यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन स्ट्रांग हो जाएगा और 3-4-5 दिन यहीं पे साइडवेज होके फिर एक दिन गैप अप करके भाग जाए, वो तो बाद में देखने की बात है। लेकिन मतलब इसको आप 250 के लेवल पे ऑब्जर्व करें और अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, यस सर। ये है अभी बात इसकी। लो कपन हैंडल तो नहीं है ना अभी डेली चार्ट पे? जो कपन हैंडल पैटर्न लग रहा है क्या? वो जो ये कप एंड हैंडल और वो सारी बाद की बातें हैं, वो तो कप एंड हैंडल अगर बनेगा ना तो वो पहले कप बनेगा फिर हैंडल बनेगा, अभी तो कप भी नहीं बना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस ने मार्क किया है, अगर ये यहाँ पे कप एंड हैंडल बनेगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि इसी लाइन के आसपास में आएगा और ये पहले एक कप बनेगा और फिर उसी लाइन यहाँ से अगर रिएक्शन आके ये नीचे जाए यहाँ पहुंच के और यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बना दे इस तरह से। लेकिन वो वही तो बात मैं अभी बोल रहा हूँ कि वो बात अभी भविष्य के गर्भ में है कि ये यहाँ पर इस 250 के लेवल पे पहुंच के कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे पैटर्न बनाएगा, वो सब बातें बाद में हैं। अभी सबसे पहले तो इस वक्त हम यही देख सकते हैं कि 250 पे पिछला प्राइस रिजेक्शन था और अब ये उसी लेवल पे पहुंच रहा है, तो वो उस लेवल पे फिर एक बार प्राइस रिएक्ट कर सकता है। अगर यहाँ से अपन LIC हाउसिंग को देखें तो हमारा पहला टारगेट जो है वो 250 तक का ही होना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। सर इसी में आईबुल में क्वेश्चन था सर मेरे को। पूछिए। सर जैसे अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए 23 जून के हाई से और 13 जुलाई के हाई से, तो उसमें सर उसका एक तरह से बोलेंगे नहीं कि ये ब्रेकआउट आ गया है? यार ऐसा होता है कि ना, ये सारी चीजें अपने को अलग अलग तरीके से मिक्स एंड मैच करनी होती हैं। इसी चार्ट को अगर मैं लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये ऐसे बनता है, और इस लाइन चार्ट के अंदर भी ये जो लेवल आ रहा है, ये 242 का लेवल आ रहा है, मतलब 242 के ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ है। तो तो सर जब हमने कैंडल स्टिक पे देखा तो हमको यहाँ से दो चीजें नजर आई कि एक बार प्राइस यहाँ रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार प्राइस यहाँ रिजेक्ट हुआ। तो वो क्लोजिंग चार्ट को और कैंडलस्टिक चार्ट को मिक्स मैच करके आपको यहाँ पे एक जोनिंग सी ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से प्राइस यहाँ पे इस जोन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसमें हमको कुछ एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि भाई प्राइस यहाँ से एक बार रुकेगा। वो रुकेगा तो क्या वो साइडवेज रुकेगा या वो यहाँ से एक बार थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, वो तो सब तुक्केबाजी वाली बातें हैं ना, उसके बारे में तो हम क्या दिमाग लगाएं। वो तो जब यहाँ पहुंचेगा तब वॉल्यूम
और प्राइस कैंडल की फॉर्मेशन वो ही हमारा गाइड होंगी। एक बार यहाँ पहुंचने तो दो, अभी तो हमने सिर्फ ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। इस रेजिस्टेंस को अब आप इस लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं हाँ सर, और मैं यही ऐसे भी बोल है। रहा हूँ। हाँ, मैं हाँ समझ सर। रहा था आप क्या बोल रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो आपका पहला टारगेट है वो 250 तक का ही है, वो उससे ऊपर का टारगेट अभी नहीं है। वो जब ओके दो सर। हो सकता है कि 250 से ये वापस आए और इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर जाए, लेकिन ये 250 और 245 का जो लेवल है वो एक जोन वहां बना हुआ है, वहां से प्राइस एक बार रिएक्ट करेगा। तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, उस रिएक्शन को हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। और तमिलनाडु दीपक फर्टिलाइजर तमिलनाडु देख लेता हूँ पहले। आप लोग चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, जो भी चार्ट होगा वो हम देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. तमिलनाडु पेट्रो सर। अच्छा, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट आ गया ये। देखिए तमिलनाडु पेट्रो में भी इसने आप ये बहुत ही सिंपल चार्ट है, और चार्टिंग अपने आप में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होती है। आप ये देखिए, ये एक लेवल था जहां से ये प्राइस नीचे आया, फिर ये दोबारा यहाँ पहुंच के फिर नीचे आया, और फिर जब ये ऊपर आया तो इसने फिर प्राइस को रिजेक्ट करके यहाँ से फिर धक्का मारा। तो अभी हमारे लिए एक तो ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ करी 47 की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, और दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये वाली डोजी कैंडल हो जाती है। आप ये देखिए, ये डोजी जो है इस डोजी के ऊपर टिक हुआ, लेकिन अभी तक इस डोजी के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, मगर फिर भी इस टिक को भी हम ये कह सकते हैं कि ये इनडिसीजन जो है डिसीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस डोजी को ही अपना रेफरेंस लेवल मानते हैं वीकली चार्ट पे। अब डेली पे आते हैं, तो डेली में हमको यही नजर आ रहा है कि प्राइस यहीं पे अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस वक्त अगर हमको कुछ समझना है तो यही समझना है कि ये यहाँ से एक डिमांड जनरेट हुई है। ये देखिए, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक एक्सप्लोसिव लेग आउट हुआ, तो यहाँ पर एक डिमांड जोन हम मार्क कर सकते हैं। अगर इस डिमांड जोन में डिप करे तो आप खरीद सकते हैं, टारगेट आपका यही रहेगा। और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे आके, क्योंकि एक बार ये रिजेक्ट हो चुका है, तो अगली बार जो रिजेक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। हो सकता है कि ये यहाँ तक जाए, इस रेजिस्टेंस तक जाए, और यहाँ से जो अगला रिजेक्शन आएगा वो फिर यहीं तक रुक जाए। तो then we make a position after 47. नहीं, ऐसा नहीं है, आप पोजीशन अभी भी ले सकते हैं, लेकिन Yes. अभी भी अब आपका जो टारगेट है वो 47 ही रहना चाहिए। क्योंकि आप ये देखो, यहाँ से यहाँ भी एक रिजेक्शन आया था, इस रिजेक्शन को ही प्राइस इस वक्त एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। इस करंटली भी यहाँ पर एक पुराना सप्लाई जोन है, और ये जो 3-4 कैंडल बन रही हैं, ये 3-4 कैंडल इस पुराने सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो इसका जो सबसे आसान ट्रेडिंग वो बनेगा आपका, वो ये बनेगा कि कल को प्राइस अगर इस वाले प्राइस रिजेक्शन, ये जो लेटेस्ट कल जो इसने डोजी बनाई है, इसमें भी देखिए लंबी चोटी है इसकी, एक लॉन्ग टेल है ऊपर की तरफ। तो अगर प्राइस इस लॉन्ग टेल के ऊपर ट्रेड हो पहले 15 मिनट में, और पहले 15 मिनट की क्लोजिंग आपको इसके ऊपर मिले, तो आप ये नीचे वाली इन लाइनों को भूल जाइए, इन लाइनों को हटा देता हूं मैं, और इसको मैं ऐसे कर देता हूं। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसके ऊपर एंट्री लेके आप इस टारगेट के तक काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ये सेटअप आप समझिए कि यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, और जो लेटेस्ट कैंडल है वो एक प्राइस रिजेक्शन दिखा रही है, इसलिए उस प्राइस रिजेक्शन के ऊपर प्राइस का ट्रेड होना बहुत जरूरी है। दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर, बताइए क्या बताऊं दीपक फर्टिलाइजर के बारे में। सर हायर हाइस बना के जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, तो टारगेट कितना है? टारगेट अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपका टारगेट होता है। जैसे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस है हाईटेक कॉर्पोरेशन सर। हाँ, हाईटेक भी देखते हैं, पहले हाईटेक ही देखते हैं। बल्कि ये तो कुछ गियर बक्से वगैरह बनाते हैं शायद।
जाके देखा है आपने कभी कि ये करते It's क्या है? yeah, it is packaging industries ओके, and पैकेजिंग। subsidiary of the Asian Paints. अभी इसका टारगेट 240 245 का टारगेट मान के चलो आप। ओके सर, ओके। सर जील सर जी एंटरटेनमेंट ने भी, आप ये देखिए कि पहले इस पॉइंट से एक ब्रेकआउट इसने दिया है और इस हफ्ते तो ये काफी ज्यादा बुलिश था, मगर अभी इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ पाया है। तो हॉरिजॉन्टल तो इसने, मैं ये कहूंगा कि ब्रेकआउट दे दिया है और अच्छी वॉल्यूम के साथ दिया है। और यहाँ पर आप RSI पे भी नजर डालिए तो अच्छी बात यह है कि देखिए अभी तक RSI वीकली चार्ट पर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही थी, मगर कल जो वीक खत्म हुआ उसमें इसने ये पहला इंडिकेशन दिया है कि अब इसका मोमेंटम इतना बढ़ रहा है कि ये पुराने वाले स्विंग हाई के ऊपर बंद हुई है। तो ये मोमेंटम यहाँ से बिल्डअप हो रहा है, ये वॉल्यूम यहाँ से अच्छी बिल्डअप हो रही है और जो पुराना स्विंग हाई है उस स्विंग हाई के ऊपर भी ये क्लोज हुआ है। तो ये तीनों के तीनों इसके मोमेंटम बिल्डअप की अच्छी निशानी है। अभी स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी है, आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। इसमें जो लेटेस्ट, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ढूंढना है, आप ये देखिए जो लेटेस्ट इसमें ब्रेकआउट आया है वो इस पॉइंट से आया है, इसके ऊपर ये चला। और अगर ये यहाँ से कभी इन पॉइंट्स को 180 या इन लेवल्स को रीटेस्ट करता है तो ये हमारे लिए फिर से लॉन्ग होने का अच्छा मौका में बन सकता है। सर ये रिटेस्ट होता है जब नीचे हाईटेक वाले कॉर्पोरेशन नहीं बनते हैं, तो अभी सर हाईटेक उसमें अपने वापस एंट्री लेते हैं तो उसमें सर स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करने का? देखो, वो जब आप एंट्री लोगे तो किसी न किसी कैंडल स्टिक के ऊपर बेस्ड ही एंट्री लोगे ना, कि भाई वहां पे कोई हैमर बनेगा या कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी। हमने वहां यस पे सर। हमने हाँ, किसी भी सपोर्ट या किसी भी डिमांड जोन पे हमने आंख बंद करके एंट्री नहीं लेनी होती है। वहां पे जो बुलिश पैटर्न कैंडल स्टिक का बनता है वही फिर हमको स्टॉप लॉस बताता है। सर हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन भी ब्रेकआउट रिटेस्ट पे ही था रिगार्डिंग एंट्री। तो सर वहाँ पे कोई हम इंडिकेटर RSI वगैरह मोर कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हमें सर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कुछ हायर हाई एक फॉर्मेशन देखना चाहिए? नहीं, आपको देखो जो इंडिकेटर है ना वो इंडिकेट ही करता है, वो डिक्टेट नहीं करता। डिक्टेट तो प्राइस करता है, ठीक है। जैसे प्राइस कैसे डिक्टेट करता है, आप यहाँ पे ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे एक डिक्टेशन मिली। आप ये वाली सिंगल कैंडल देखो कि जब ये प्राइस यहाँ से आया था, नीचे आ रहा था। अब मैं इस चार्ट को रिप्ले मोड पे डाल देता हूँ, ऐसे देखना शुरू करता हूँ यहाँ से कि भाई ये हमारे पास चार्ट था, तो हम इसके अंदर क्यों लॉन्ग होते, किस लिए लॉन्ग होते, किस पॉइंट पर लॉन्ग होते। तो जब ये चार्ट नीचे आता जा रहा है तो नीचे आते समय हमने देखा कि एक बार तो इसने यहाँ से यहाँ पे जाके फिर दोबारा नीचे आया, तो ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा एक पहला रेजिस्टेंस हमने यहाँ मार्क कर लिया कि एक रेजिस्टेंस ये बन गया। फिर उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ और इसने नीचे आके यहाँ पे फिर एक बार रुकने की कोशिश करी और तब इसने यहाँ पे आके एक प्राइस रिजेक्शन कैंडल और बना दिया। ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर इसने फिर एक प्राइस रिजेक्शन कैंडल बनाई, तो ये हमारा तीसरा रिजेक्शन हो गया। तो हमने इस तरह से जब प्राइस नीचे आ रहा था तो इसके अंदर कैंडल स्टिक्स को देखते हुए कहाँ कहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हुआ उन सब चीजों को मार्क कर लिया। और फिर हमने ये मन बनाया कि जब तक जो सबसे लेटेस्ट प्राइस रिजेक्शन है, जब तक वो एनकाउंटर नहीं होता, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तब तक हम लॉन्ग नहीं होंगे। तब तक हमको बाजार से ये कंफर्मेशन नहीं मिली कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ये बातें हमने जब ये नीचे आ रहा था हमने तब मार्क कर लिया। अब मैं इसका रिप्ले चलाता हूं कि इसका रिप्ले चलता है तो वो कैसे चलता है ये आप देखना शुरू कीजिए। इस मार्क पे आप देखिए कि ये इसने 3 कंसोलिडेटिंग कैंडल बनाई, यहाँ पे प्राइस कंप्रेस हुआ,
यानी यहाँ पर एक तरीके से इसने एक टोल टैक्स जैसा काम किया और गाड़ी यहाँ पे रुकी, इसने यहाँ पे 3 दिन बिताए और फिर उसके बाद ऊपर चलना शुरू हुई। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक डिमांड जोन जनरेट हो गया और उस डिमांड जोन को हमने ऐसे मार्क कर लिया। तो अब जब प्राइस यहाँ से चलना शुरू हुआ है तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया और ये हमने यहाँ से निकाल दिया और ये हमारा पहला टारगेट बन गया, ये स्टॉप लॉस बन गया। अब हम इस स्टॉक के अंदर घुसे हुए हैं, अब इसके अंदर घुस गए और प्राइस जो है वो आगे चलना शुरू हुआ। अब आगे चलना शुरू हुआ तो आप ये देखिए कि जब ये अगले रेजिस्टेंस पे गया तो यहाँ पर आके फिर ये रुका, यहाँ फिर इसने 3 दिन अपना जो है इंतजार किया और फिर उसके बाद ऊपर चला। तो अब जब ये ऊपर चला है तो हमको यहाँ से अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर लेना है और अब हमारा टारगेट ये हो गया। अब ये फिर चलना शुरू हुआ तो अब ये इस टारगेट पे पहुंचा। तो इस तरह से हमको ये जैसे जैसे कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन हो रही है वैसे वैसे हमको अपना स्टॉप लॉस पे लगाना है और बाद में करते हैं। तो जब ये रीटेस्ट करेगा तो उस रीटेस्ट के बाद जो बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाएगा उसके बेसिस पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। वो सारी जो बातें हैं, कोई सुपर ट्रेंड लगा लेगा, कोई एवरेज लगा लेगा, वो सब चीजें कहने सुनने को ठीक है, लेकिन उनके बेसिस पे आप ना कोई पोजीशन साइजिंग कर सकते हो, क्योंकि जब वो सुपर ट्रेंड मान लो आपने लगा लिया, ये एवरेज लगा ली कि भाई इस एवरेज के ऊपर जाएगा तो मैं लॉन्ग हो जाऊंगा और जब इस एवरेज के नीचे आएगा तो शॉर्ट हो जाऊंगा। अब उस एवरेज के नीचे कब आएगा वो आपको पता नहीं है, तो उसके बेसिस पे आपने ये सोचा है कि जब इसके नीचे आएगा, वो कब आएगा, वो 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, उस वक्त उस एवरेज की क्या रीडिंग होगी वो हमको कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम कैंडलस्टिक और इसके बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस निकालते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट अवेलेबल है, उस पॉइंट के हिसाब से हमारा रिस्क डिफाइंड है और उस रिस्क डेफिनेशन के हिसाब से हमारी पोजीशन साइजिंग डिफाइंड है। तो हमेशा जो भी हमको पोजीशन इनिशिएट करनी है वो बुलिश या बेयरिश कैंडलस्टिक के हिसाब से करनी है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।